अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कम्बिनेट्रिक्स जो कि हमने न्यू कोर्स स्टार्ट किया है उसका आज हम लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 देखने से पहले आपको लेक्चर नंबर 1 के बारे में पता हो। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि कम्बिनेट्रिक्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ही एक कोर्स है और कम्बिनेट्रिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की जो स्टडी है वो स्टार्ट ही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग से होती है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। और हमने कहा था कि इनका दूसरा नाम है बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स। और ये प्रिंसिपल इतने बेसिक हैं, इतने सादा हैं कि इनका कोई भी प्रूव नहीं है। और फिर हमने कहा था कि ये हमारे पास दो प्रिंसिपल्स हैं जिनको द रूल ऑफ सम भी कहते हैं, द रूल ऑफ सम, और एक हमारे पास द रूल ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, इस रूल को हम सम रूल भी कहते हैं, इसको प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। सम रूल में हमने डिस्कस किया कि इसको हम एडिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं, एडिशन प्रिंसिपल। और इसको हमने कहा कि इसको मल्टीप्लिकेटिव या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो कल के लेक्चर में हमने कंसेप्ट दोनों प्रिंसिपल्स के सीखे थे, लेकिन डिटेल के साथ थ्योरी देखते हुए हमने इसको डिस्कस किया था। तो आज का लेक्चर स्पेशली तौर पर द रूल ऑफ सम पे है और एक ऐसी एग्जांपल भी है जिसमें दोनों रूल्स को अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इन रूल्स का कंसेप्ट दोबारा देख लेते हैं कि जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा। हमने कहा था कि अगर हमारे पास ए से लेके हमने बी तक जाना हो, ये ए है ये बी है, तो एक रास्ता तो ये है, हम सीधा चले जाएंगे। दूसरा रास्ता ये है, तीसरा रास्ता ये है, चौथा रास्ता ये है, पांचवा रास्ता ये वाला है। तो ए से बी तक पहुंचने के लिए हमारे पास 5 रास्ते हैं। या हम इस रास्ते से जा सकते हैं, या इससे, या इससे, या इससे, और या इससे। या का वर्ड यूज किया गया है, तो जहां कहीं पर या का वर्ड यूज किया जाए उर्दू में, इंग्लिश में और का वर्ड यूज किया जाए, तो वहां पे सम रूल अप्लाई होगा। तो सम है तो इसके लिए हम प्लस को यूज करेंगे। ठीक है, और उर्दू में अगर लफ्ज और का यूज किया जाए, इंग्लिश में अगर एंड यूज किया जाए, तो इसके लिए प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे और इसके लिए मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा ए से लेके बी तक जाने का रास्ता नंबर 1 भी है, या दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं, या तीसरे से, या चौथे से, या पांचवें से। हम एक ही वक्त में 2 रास्तों पर नहीं जा सकते। कोई जा सकता है एक वक्त में 2 रास्तों पर? कोई भी नहीं जा सकता। तो एक वक्त में एक रास्ते पर ही जाया जा सकता है, या ऊपर से जाऊंगा, या दरमियान से, या नीचे से। तो हमारे पास टोटल एक रास्ता, या दूसरा रास्ता, या तीसरा रास्ता, या चौथा रास्ता, या पांचवा रास्ता। या के लिए हमने प्लस का यूज किया, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5, तो 5 आ गया। तो 5 कैसे आया? सम रूल को अप्लाई करके। ठीक है, फिर हमने द रूल ऑफ प्रोडक्ट को डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक प्रोसीजर आ जाए, अगर हमारे पास प्रोसीजर आ जाए, तो उस प्रोसीजर को मैं एक से ज़्यादा टास्क में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टास्क एक ही था, यहाँ पे प्रोसीजर क्या है कि 2 टास्क में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको और इसको दोनों को फुलफिल करूँगा तो उस वक्त ये मेरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको और इसको, और के लिए एंड का वर्ड यूज़ करूँगा। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए कि अब मैंने यही एग्जांपल लेके चलता हूँ। अब मैंने अगर ए से लेके सी तक जाना हो, ए से सी तक, ठीक है, तो यहाँ पे सी तक जाने के 3 रास्ते हैं। ठीक है, तो टास्क 1 को करने के, ए से लेके बी तक जाने के हमारे पास 5 रास्ते थे, और के लिए मल्टीप्लाई। टास्क 2 क्या है? बी से सी तक जाना है, बी से सी तक जाना है, तो बी से सी तक जाने के 3 रास्ते हैं। तो ये मेरे पास 5 × 3 15 वेज आ गए। ठीक है, तो हमने देखा कि रूल ऑफ प्रोडक्ट में ही रूल ऑफ सम छुपा है। ये भी रूल ऑफ सम से आया, ये भी रूल ऑफ सम से आया, लेकिन इस सभी पे हमारे पास रूल ऑफ प्रोडक्ट यूज हुआ। ठीक है, रूल ऑफ सम उस वक्त था जब ए से बी तक जाना था, एक काम करने को 5 तरीके थे। रूल ऑफ सम उस वक्त यूज हुआ जब बी से सी तक जाना था, 3 रास्ते थे, एक ही काम को बी से सी तक जाने के लिए
तीन तरह से हम जा सकते थे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमने जाना है ए से लेके सी तक, तो ए से सी तक जाने के लिए ए से बी तक जाना पड़ेगा, फिर बी से सी तक। मैं सिर्फ इतना काम नहीं कर सकता, मुझे दोनों काम करने पड़ेंगे, ये काम भी करना है और ये काम भी करना है। तो इसके लिए मल्टीप्लाई ये दो छोटे छोटे सब पार्ट्स थे, इनको करके मैं अपना नंबर ऑफ वेज फाइंड कर लूँगा। ठीक है, तो ये बाकी मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करता, वो सारा हमने ये सारा डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। ये कंसेप्ट इसलिए बताए, द रूल ऑफ सम को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको बता दिया। अगर ये काम करना है तो 5 तरीके हैं, अगर ये काम करना है तो इसके 3 तरीके हैं। ठीक है, 1 + 2 + 1, 1 + 1 + 1, 3 तरीके। ठीक है, अब हम इस रूल ऑफ सम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहले आपको मैं थोड़ा सा ग्राफिकली बता देता हूँ। ग्राफिकली ये होगा, अगर हमारे पास एक टास्क है या कोई ना कोई इवेंट है, इसको n1 तरीक़ों से भी कर सकते हैं, n2 तरीक़ों से भी कर सकते हैं, या ठीक है, तो दोनों सेम काम नहीं है, एक ही वक्त में नहीं हो सकते। देखें, अगर a से लेके b तक मैंने जाना था, पहला रास्ता ये है, दूसरा भी ये है, तीसरा भी ये है, चौथा भी ये है, पांचवा भी ये है, छठा भी ये है, तो टोटल कितने वेज है? आप कहेंगे 6। 6 नहीं है तो एक ही रास्ता ना। ठीक है, तो n1 और n2 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए, डिसजॉइंट होनी चाहिए। तो बाकी ये है कि अगर एक काम को n1 तरीके से भी किया जा सकता है, n2 तरीक़ों से भी किया जा सकता है, तो इस काम के करने को n1 + n2 वेज होंगे। ठीक है, तो बाकी हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए, तो ये हमारे पास सम रूल ऑफ काउंटिंग है, जिसे हम एडिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो दोबारा पहले प्रोसीजर जहन में ले आए कि मैंने बताया था कि अगर ये हमारे पास एक टास्क है, इसको करने के n1 वेज हैं, या फिर हम इसको n2 वेज से भी कर सकते हैं। तो बाय एडिशन प्रिंसिपल तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास आएंगे n1 + n2, क्योंकि या हम इस तरीके से काम कर सकते हैं या इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा और, तो और के लिए यानी कि या के लिए प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब हम इसको पढ़ते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि n1 और n2 सेम नहीं हो सकते, यानी कि ये देखें, ये है, दोबारा हम इसके ऊपर लाइंस जितनी मर्जी लगाते हैं। सम रूल ऑफ काउंटिंग था, इफ़ अ टास्क कैन बी डन, अगर एक काम को हम कर सकते हैं, आइदर ऑफ द n1 वेज आर ऑफ n2 वेज, या n1 तरीक़ों से या फिर n2 तरीक़ों से। तो अगर एक काम को हम कर सकते हैं या n1 वेज से या n2 वेज से, वेयर नन ऑफ n1 वेज आर सेम एज ऑफ n2 वेज, जहां पर n1 वेज n2 वेज के सेम ना हो, जहां पर कोई भी, वेयर नन ऑफ द n1 वेज, जहां पर n1 में से कोई भी एक तरीका n2 के किसी भी एक तरीके से सेम ना हो, then the task will done in n1 + n2 ways, तब हम कहेंगे कि इस काम को करने के n1 + n2 वेज हैं। ठीक है, 3 बातें हैं। पहली बात ये, अगर एक काम को हम n1 या n2 तरीकों से कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी ये, n1 का कोई भी एक रास्ता n2 के कोई भी एक रास्ते से सेम ना हो, n1 का कोई भी एक तरीका n2 के कोई भी एक तरीके से सेम ना हो, दूसरी बात हो गई। तीसरी ये कि फिर हम इस काम को n1 + n2 वेज से परफॉर्म कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास आएगी एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 में हमें कहता है कि एक हमारे पास टास्क क्या है, एक हमारे पास टास्क है कि हमने रिप्रेजेंटेटर लेना है, किसका? यूनिवर्सिटी का। हमने एक यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटर सिलेक्ट करना है। तो इसको या तो हम मैथमेटिक्स एम्प्लॉय से सिलेक्ट कर सकते हैं, मैथमेटिक्स कमेटी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको
और मैथमेटिक्स मेजर से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मिनट, फैकल्टी मेंबर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी बुक पे लिखी हुई है। एक काम है, काम क्या है, हमने रिप्रेजेंटेटर लेना है यूनिवर्सिटी का, जो कि यूनिवर्सिटी की कमेटी को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक बंदे को सिलेक्ट करना है। वो बंदा या तो हम मैथमेटिक्स फैकल्टी मेंबर से लेंगे या मैथमेटिक्स का जो मेजर है उनमें से लेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के फैकल्टी मेंबर आपको 37 दिए गए हैं। ठीक है, और मैथमेटिक्स के जो मेजर है वो 83 दिए गए हैं। ठीक है, तो या इनमें से एक सिलेक्ट करना है या इनमें से एक सिलेक्ट करना है। तो वाइट या का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे हम प्लस यूज़ करेंगे, तो 37 + 83, तो हमारे पास आएगा 0, 1, 8, 9 और 120। ठीक है, तो ये हमारे पास इतने वेज आ गए कि हम इस काम को कर सके। ठीक है, अब देखें कि ये जो 37 आया था ना, ये 37 भी हमारे पास रूल ऑफ सम से आया। ये जो 83 आया ना, ये 83 भी हमारे पास रूल ऑफ सम से आया। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ये तो बहुत लेंथी, यानी कि 37 और 83 बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो छोटी सी एग्जांपल ये है कि अगर यही टास्क होता और यहाँ पे हमारे पास 2 मेंबर होते, यहाँ पे 3 मेंबर होते, तो दोनों को करके +5 आ जाना था। ये जो 2 मेंबर हमने सिलेक्ट करने हैं, इसको पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2 दे देता हूँ। ये जो 3 सिलेक्ट करने थे, इसको पर्सन नंबर 3, पर्सन नंबर 4, पर्सन नंबर 5 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो देखें, या इन दोनों में से एक सिलेक्ट कर सकता हूँ, या है, तो ये आ गया 1 + 1, टोटल कितने वेज आ गए 2। तो ये 3 पर्सन है, तो मैंने 3 में से एक सिलेक्ट करना था, 1 + 1 + 1, तो 3 आ गया। इस पे अलहदा सम रूल लगा, इस पे अलहदा सम रूल लगा, और दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, इस पे अलहदा सम रूल लगेगा। ठीक हो गया, तो मैंने अंदर की बात ये बताई है आपको, बाकी ये डायरेक्टली लिख दिया गया होता है कि यहाँ पे सम रूल अप्लाई किया, लेकिन यहाँ भी 1 + 1 + 37 दफ़ा 1 को प्लस किया है, तो फिर सम रूल के जरिए ये 37 आया। ठीक है, इस काम को करने के 37 तरीके हैं, N1 वेज है। इस काम को करने के 83 वेज हैं, यानी कि N2 वेज है। और या इसको करना है, तो दोनों को प्लस करेंगे, टोटल हमारे पास 120 वेज आ जाएंगे। ठीक हो गया, नेक्स्ट एग्जांपल अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट एग्जांपल कौन सी है, तो थोड़ी थोड़ी याद तो आ रही है मुझे, बाकी हम बुक से देख लेते हैं। बुक आपके सामने होगी, बुक नहीं है किसी के पास तो नोट्स में लग जाइएगा। तो एग्जांपल नंबर 2 आएगी अब हमारे पास। एग्जांपल नंबर ये एग्जांपल नंबर हमारे पास 6 थी, क्योंकि हमने 5 एग्जांपल्स रूल ऑफ प्रोडक्ट में की थी। ये एग्जांपल नंबर हमारे पास आएगी 7। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 7 करने से पहले उन्होंने जनरलाइजेशन ऑफ द रूल ऑफ काउंटिंग बताया गया, सम रूल ऑफ काउंटिंग। यहाँ पे तो सिर्फ 2 टास्क लिए गए थे ना, अगर मैं यहाँ पे काम बढ़ा दूँ, यानी कि देखें, इसके लिए मैं इवेंट नंबर 1 कह देता हूँ, इवेंट नंबर 2 कह देता हूँ, इवेंट नंबर 3 कह देता हूँ, सो ऑन, इवेंट नंबर R कह देता हूँ। अगर इनमें से कोई इवेंट भी एक मुकम्मल करे, एटलीस्ट 1 इवेंट मुकम्मल करे, तो हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि या इसको करना है, या इसको, या इसको, या इसको, किसी एक को कर दें, हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, E1 को करने के N1 वेज है, E2 को करने के N2 वेज है, इसको करने के N3 वेज है, और सो ऑन, इसको करने के NR वेज है। तो R का वर्ड यूज़ किया गया था या का, तो इसके लिए हम यहाँ पे प्लस यूज़ कर लेंगे, और ये हमारे पास जनरल बन गया ये वाली केस। ठीक है, जब एक काम को एक से ज़्यादा इवेंट से कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नंबर ऑफ वे से, 2 से ज़्यादा चीज़ों में कर सकते हैं। ठीक है, इसी को अगर मैंने एक फार्मूले में पढ़ना हो, तो ये देखें n, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 R तक जा रहा है, तो यहाँ पे हम I लगा देंगे, और प्लस के लिए समीशन का यूज़ करूँगा। ठीक है, I की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर R तक जा रही है, तो I की वैल्यू 1 से लेके R तक जाएगी। ठीक है, तो ये जनरल हो गया, तो बाकी आप रीडिंग करें, ये आपके सामने है। सपोज दैट अ सीक्वेंस ऑफ R इवेंट्स। अब हमारे पास R इवेंट्स आ गए हैं, E1 E2 एंड सो ऑन ER। इज सच दैट देयर आर N1 वेज हैं E1 को करने के, N2 वेज हैं E2 को करने के, इसी तरह N3 वेज होंगे E3 को करने के, सो ऑन लिखा गया है NR वेज फॉर द इवेंट ER टू अकर। ठीक है, ER अकर होने के, ER के रूनमा होने के लिए NR वेज है। अगर ये तमाम जो है
आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट हो, यानी कि कोई भी दो काम आपस में एक जैसे ना हो, कोई भी दो, ठीक है। सारों में चेक करना है हमने, पहला दूसरे के साथ तो नहीं एक जैसा, पहला तीसरे के साथ तो नहीं, पहला चौथे के साथ तो नहीं, पहला आर एन आर वाले के साथ तो नहीं, तो सभी के साथ चेक करना है। तो इसलिए लिखा गया है म्यूचुअली डिसजॉइंट, सभी आपस में डिसजॉइंट हो। देन द नंबर ऑफ वेज फॉर एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट, तो फिर कम से कम एक जो होता है, देन द नंबर ऑफ वेज फॉर एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट, तो फिर एक इवेंट को करने के लिए कम से कम एक इवेंट को करने के लिए जो नंबर ऑफ वेज आएंगे वो n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन n आर वेज होंगे, ठीक है। अब हमारे पास एग्जांपल आ गई, एग्जांपल नंबर 7 है कि अगर हमने यहाँ से A से लेके B तक जाना है, P से लेके Q तक जाना है, ठीक है, या Q से P की तरफ या P से Q की तरफ, अगर हम बाय रोड जाएं तो ये हमारे पास एक रास्ता है, एक बाय रोड ये वाला रास्ता है, ठीक है, यानी कि बाय रोड जाने के दो रास्ते हैं, बाय रोड, ठीक है। इसी तरह अगर उन्होंने कहा है कि अगर बाय सी यानी कि समुंदर से जाएं, तो अगर समुंदर से जाने पर भी दो रास्ते हैं, ठीक है, ये बाय सी है, ठीक है। और अगर हम हवा से जाएं तो हवा की मदद से जाने पर तीन रास्ते हैं, तीन वेज हैं, ठीक है, ये बाय एयर है, बाय एयर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि पी से लेके क्यू तक जाना है, तो यहाँ पे तीन इवेंट आएंगे। कौन कौन से इवेंट आएंगे? इवेंट नंबर 1 ये कि हम बाय एयर जाएंगे, बाय एयर जाएंगे। इवेंट नंबर 2 हम बाय रोड जा सकते हैं, और इवेंट नंबर 3 या हम बाय सी जा सकते हैं। तो आर का वर्ड यहाँ पे यूज़ करूँगा, आर का वर्ड यूज़ करूँगा। तो बाय एयर जाने के 3 हैं, और आर के लिए प्लस, बाय रोड जाने के 2 रास्ते हैं और आगे प्लस, बाय सी जाने के भी 2 रास्ते हैं, 3 4 5 6 7, तो 7 वेज हो गए हैं जो कि हम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। तो सामने आपको नज़र आ रहा है कि पी से क्यू जाना है, या 1 2 3 4 5 6 7 सातों रास्तों में से एक रास्ते पे जा सकते हैं। तो या का वर्ड है इसलिए प्लस लगेगा, द रूल ऑफ सम लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रूल ऑफ सम भी क्लियर हो गया, रूल ऑफ प्रोडक्ट भी क्लियर हो गया। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं कि जिसमें सम रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों को अप्लाई किया जाए, ठीक है, सम रूल और प्रोडक्ट रूल जिनमें दोनों का यूज़ किया जाए। तो चलिए आइए, पहले उसकी ना एक छोटी सी एग्जांपल मैं अपने से दे देता हूँ, क्योंकि जब मैं अपने से एग्जांपल दूंगा तो मुझे लगता है कि आप बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है ना। देखें जी, कि मैं अगर आपको कहूँ कि आपने समोसे, पकोड़े, 7 अप, कोका कोला और माउंटेन ड्यू, ड्यू को स्पेलिंग देख लीजिए, हाँ जी यही है, ठीक है। मैं कहूँ कि आपने ये 2 है, ठीक है, या आपने इसमें से एक चीज़ लेनी है और इसमें से एक चीज़ लेनी है, ठीक है। इसमें से एक चीज़ लेनी है 2 लेकिन लेनी हमने एक है, यानी कि या ये लेनी है या ये, तो या के लिए मैं और लगा देता हूँ। और इसमें से भी एक चीज़ लेनी है, एक चीज़ लेनी है यहाँ भी और, यानी कि या 7 अप लूँगा या कोका कोला या ड्यू, एक चीज़ लेनी है। और समोसे के साथ इनमें से एक चीज़ ले सकता हूँ, पकौड़ों के साथ और इनमें से, यानी कि इनमें से भी एक लेनी है और इनमें से भी एक लेनी है, तो और के लिए एंड का वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा? सम रूल, इन दोनों पे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ये देखें, ये 1 + 1 और एंड के लिए मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये भी 1 + 1 + 1। इस काम के करने को 2 वेज हैं, सम रूल से पता चला। इस काम के करने को 3 वेज है, सम रूल से पता लगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल 2 × 3 = 6 वेज आएंगे। 6 वेज कैसे आए अब उनको समझ लेते हैं, ठीक है। पहला रास्ता तो ये है कि मैं यहाँ से समोसे ले लूँ, यहाँ से 7 अप ले लूँ। दूसरा रास्ता ये है मैं समोसे ले लूँ, यहाँ से कोक ले लूँ। तीसरा रास्ता ये है 7 अप समोसे ले लूँ, ड्यू ले लूँ। 3 रास्ते हो गए। अब चौथा रास्ता क्या है? यहाँ से पकौड़े ले लूँ, यहाँ से 7 अप। मुकम्मल काम तो फिर भी हो जाएगा। यहाँ से पकौड़े ले लूँ, यहाँ से कोक, फिर भी एक, ये भी एक वे है। यहाँ से पकौड़े ले लूँ, यहाँ से माउंटेन ड्यू। तो ये मेरे पास 6 पॉसिबल वेज आ गए। कितने? 6 पॉसिबल वे। अगर आप 7वां वे निकालने की कोशिश करेंगे तो वो इन्हीं में से आएगा, ठीक है। टोटल हमारे पास 6 वेज थे। अब यहाँ पे हमने सम रूल भी यूज़ किया, प्रोडक्ट रूल भी यूज़ किया। अब हम बुक की एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो चल रही है ना? ठीक हो गया।
एग्जांपल क्या थी, एक हमारे पास एक्स सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और सो ऑन 100, ठीक हो गया। फिर कहा गया था कि एक सेट एस है जिसमें हमारे पास ए बी सी, ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट किसे कहते हैं? जिसमें तीन हो, ऑर्डर्ड पेयर दो वाले होते हैं, ठीक है। और आगे अगर फोर वाले हो तो इसको फोर टपल वगैरह कहते हैं, तो वो सारी डिस्कशन अलग है। ये हमारे पास एक ट्रिपलेट है और इसमें क्या कहा गया है, और ए बी जो सी है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? इस सेट में से बिलोंग करते हैं। और साथ कंडीशन लगा दी है कि ए छोटा है बी से और ए छोटा है सी से, तो नंबर ऑफ ट्रिपलेट फाइंड करने हैं हमने एस में, ठीक है। सोल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। पहले इसी क्वेश्चन को हम छोटी सी एग्जांपल से देख लेते हैं ताकि फिर हम ये एग्जांपल अच्छे से समझ आ सके। देखें, अगर हमारे पास x में 1 2 3 होता, ठीक है, और अगर मैं कहता कि s मेरे पास क्या है, a b c है, कि जिसमें हमारे पास a b c यहाँ से बिलोंग करते हैं x सेट से, और a जो है वो लेस देन b है और a जो है वो लेस देन c है, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ से, तो यहाँ पे मेरे पास एस सेट कितना बनता, एस सेट मेरे पास बनता 1। अगर ए की वैल्यू 1 रख दूंगा तो फिर बी सी की वैल्यू 2 2 आ जाएगी, ठीक है। अब बी सी की वैल्यू 1 1 नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? ए बी से भी छोटा है, ए सी से भी छोटा है, तो ये ए की वैल्यू 1 रख दी, ठीक है, ए की वैल्यू 1 रख दी, ए बी सी होगा ना, तो ए की वैल्यू 1 रख दी, तो ए से बड़ा होना चाहिए बी, ठीक है। तो ये बी की वैल्यू 2 आएगी, सी की भी वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। और अगर ए की वैल्यू मैं कितनी रख देता हूँ, ए की वैल्यू मैं 1 ही रहने देता हूँ, कितनी 1 ही रहने देता हूँ, तो फिर ये बी की वैल्यू 2 आ गई, इसकी वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अभी भी ए छोटा है बी सी से, अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रख देता हूँ, इसकी मैं 3 रख देता हूँ, इसकी 2, अभी भी देखें तो ये 1 छोटा है 3 और 2 से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 2 रख देता हूँ, कितनी वैल्यू 2 रख देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं 1 नहीं रख सकता क्योंकि ए तो बड़ा हो गया बी से, तो यहाँ पे मैं 3 रखूँगा, इसकी भी वैल्यू 3 रखूँगा, ठीक है। और मैं इस तरीके से भी नहीं रख सकता, तो बाकी बस मेरे पास कितने आए, मेरे पास सिर्फ 4 आए, ठीक है। अगर ए की वैल्यू मैं 3 रखूँगा तो आगे कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि बराबर वाली चीज़ें मैंने नहीं लिखनी, मैंने छोटी लिखनी है कि जिसमें ए छोटा रहे। तो देखें यहाँ पे ए छोटा है बाकियों से, ए छोटा है बाकियों से, ए छोटा है बाकी, तो टोटल मेरे पास एस मोड कितना आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस कितना आ गया, 1 2 3 और 4 आ गया, ठीक हो गया। तो इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे, फाइंड क्या करेंगे, जब हमारे पास 100 एलिमेंट इसमें हो, ठीक है, और ए, तो इसको हमने, ये काउंटिंग प्रॉब्लम है। देखें, छोटी छोटी चीज़ों को तो हम वैसे ही काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, अब ये बड़ी है तो इसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल से देखना, चुटकी में सोल्व करते, ठीक है। तो पहले इसका हम तरीका देख लेते हैं इसको करने का, तो फिर हमें वो चीज़ भी अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, लेट कर लेता हूँ कि यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, कितनी ए की वैल्यू 1 है, तो ए की वैल्यू अगर मेरे पास 1 है तो ये 3 प्लेसेस हैं, ठीक है ना, 3 प्लेसेस हैं, तीनों को भरना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। ये तो हो नहीं सकता ए की वैल्यू लिख दी, बी की लिख दी, सी को मैं छोड़ दूँ, तीनों की लिखनी है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू और इसको, तो मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो ये सेट वो वाला है जब ए की वैल्यू 1 है, ये उस वो वाला सेट है जब ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगी, कितनी 1 आएगी। अब टोटल 1 2 3 3 वैल्यूज थी, जब मैंने 1 यहाँ पे लगा दिया तो 1 रिमूव हो गया, बाकी कितना बचा, 2 या 3, तो यहाँ पे आने की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे आने की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 2s are 4 बनेगा, कितना 2 2s बल्कि रेपिटेशन नॉट अलाउड है, कि रेपिटेशन अलाउड है, ठीक है, रेपिटेशन अलाउड है। तो यहाँ पे ये 4 सेट बनेंगे, कौन से सेट बनेंगे 4, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। 4 एलिमेंट वाला सेट बनेगा, यानी कि इसमें 1 2 2 होगा, 1 2 3 होगा और 1 3 2 होगा, और ये मैं लिखना भूल गया था पीछे, तो ये 4 होंगे, ठीक हो गया। अब देखें, अगर मैं ए की वैल्यू 2 फिक्स कर दूंगा, ए की वैल्यू कितनी 2 फिक्स कर दूंगा, तो फिर कितने आएंगे, तो फिर देख लेते हैं। जब ए की वैल्यू मैंने 2 फिक्स कर दी, ठीक है, जब यहाँ पे 2 फिक्स कर दी तो 2 क्या है, एक डिजिट है, एक डिजिट है, यानी कि यहाँ पे एक डिजिट आ गया 2। अब 1 2 3 वैल्यूज थी, 2 मैंने ले लिया यहाँ पे, बाकी 1 और 3 बचे, यहाँ पे 1 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे 2 आया हुआ है, तो 1 लिखूंगा तो 1 तो छोटा है इनसे,
ठीक है, यहाँ पे वो लिखने हैं जो कि 2 से बड़े होंगे, तो 2 से बड़ा 3 है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, तो ये मेरे पास 1 × 1, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही सेट आएगा, सेट में एक ही एलिमेंट आएगा 1, 2 रखी थी यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे कितना आ जाएगा, बाकी यहाँ पे क्या आएगा 3 और 3, ठीक है, ये बस एक ही आएगा। ठीक हो गया। अब देखें, अब अगर मैं लेट कर दूं ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू अगर मैं 3 लेट कर दूं, कितनी 3 लेट कर दूं, तो ए की वैल्यू यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। ठीक है, 3 डिजिट है मेरे पास 1 2 3। अब यहाँ ए की वैल्यू मैंने 3 यूज़ कर ली। अब यहाँ पे ना मैं 1 यूज़ करता हूँ ना 2, कोई भी नहीं यूज़ कर सकता, यहाँ भी कोई भी यूज़, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई भी हमारे पास सेट नहीं आएगा। तो इसमें एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट और ये एक 5 एलिमेंट, तो टोटल हमारे पास 5 एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली थी। अब बड़ी एग्जांपल को बिल्कुल इसी तरीके से करूँगा, यानी कि इन सभी को जो आंसर आया करेगा उनको आपस में प्लस कर दिया करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आइए हम नेक्स्ट अब हम इसको देखते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से वो वाली एग्जाम्पल समझ आ जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा इसका सोल्यूशन। लेट कर लेता हूँ ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 लेट कर लेता हूँ। 1 लेट कर ली, 3 है तो 1 2 3 प्लेसेस आ गई। ठीक है, पहली प्लेस, दूसरी प्लेस, तीसरी प्लेस। मेरे पास 1 वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, 1 से लेके 100 तक नंबर थे, तो इनमें से एक नंबर यहाँ पे आ गया। बाकी कितने बचे, ये 1 वाला नंबर आया यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी मेरे पास 2 से लेके 100 तक बचे। तो ये 2 से लेके 100 तक सारे ही इस 1 से बड़े हैं, 1 से बड़े होंगे। तो यानी कि यहाँ पे टोटल 100 पॉसिबिलिटीज़ थी, बाकी अब 99 बची हैं। यहाँ भी 99 आ सकते हैं, यहाँ भी 99, तो 99 मल्टीप्लाई बाय 99, 99 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ आई तो नेक्स्ट समझ आ जाएगी। अब हम लेट कर लेते हैं ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। ए की वैल्यू 2 है, तो फिर 3 खाने आएंगे, 1 2 और 3 खाने आगे। अब देखें यहाँ पे 1 हम अब नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि 1 वाले तो हमने बना लिए। अब यहाँ पे 2 से लेके 100 तक बचे हैं, तो यहाँ पे अगर हम 2 वैल्यू रख दें, कौन सी वैल्यू 2, तो 2 क्या है, एक डिजिट है, तो हमने एक डिजिट यहाँ पे रख दिया। ठीक है, 1 से लेके 100 तक थे, पहले के लिए हमने यहाँ पे लगा लिया। अब मैं 2 यहाँ पे रख दूंगा, 2 रख दिया, तो बाकी 1 से लेके जो कि 100 तक थे उनमें से मैं 2 नहीं ले सकता, क्योंकि 2 मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, 2 ले सकता हूँ, लेकिन 2 अगर मैं यहाँ पे देखें ना, अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ, 2 ले लूँ, 2 ले लूँ, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। मैंने ए की वैल्यू अगर यहाँ पे ली है तो वो बाकियों से छोटी हो, उसके बराबर भी नहीं हो सकती, यानी कि ये कंडीशन भी नहीं आएगी। 2 भी नहीं यहाँ पे रख सकता, और अगर मैं 1 रखना चाहूँ तो 1 तो इससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 भी नहीं रख सकता। ये 2 डिजिट निकाल दें, बाकी 100 में से 2 निकाल दिए, 98 बचे, तो 98 आ सकते हैं, यहाँ पे 98 आ सकते हैं, ये 98 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लेट कर लूँ ए की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, 1 2 और 3। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास कितने, यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, कितना 3 वैल्यू, तो 3 वैल्यू एक डिजिट है, यहाँ पे लगा दिया 1 2 3 4 सो ऑन, कहाँ तक गया 100 तक गए। अब यहाँ पे 3 नहीं रख सकता, 3 रखूँगा तो ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी कि इस तरह हो जाएगी। तो यहाँ पे वो यानी कि इस तरह हो जाएगा, और वो ऑर्डर पेयर यहाँ पे नहीं आ सकता, वो ट्रिपलेट यहाँ पे नहीं आ सकता कि जो तीनों बराबर हो जाए, बल्कि ए छोटा होना चाहिए BC से, तो ये वाली कंडीशन नहीं आएगी। मैं यहाँ पे 3 नहीं रख सकता, इसको कैंसिल कर दें। यहाँ पे मैं 2 भी नहीं रख सकता, 2 रखूँगा तो छोटा हो जाएगा, 2 भी नहीं रख सकता। 1 रखूँगा तो 1 भी छोटा हो जाएगा। मुझे चाहिए ए से बड़े, इससे बड़े, तो इससे बड़े जो है वो 3 वैल्यू है, 3 से आगे ये वाली वैल्यूज़ है। 100 में से एक निकाला 98, 97, यानी कि बाकी यहाँ पे कितने बचेंगे 97 और 97। ठीक है, कितनी वैल्यूज़ मैंने निकाल दी, 3 वैल्यूज़ निकाल दी। तो ये 100 वाली 1 2 3 चले गई, यानी कि एक 100 वाली वैल्यू चले गई एक, यानी कि 100 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 97 आ जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास 97 मल्टीप्लाई बाय 97 इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सो ऑन ये काम चलता जाएगा। एंड पे जाके मैं लेट करूँगा ए की वैल्यू कितनी है, 98 है। जब 98 आएगी तो 1 खाना 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, यहाँ पे 99 फिक्स कर दूंगा, तो वैल्यूज़ हमारे पास 1 से लेकर 2 3 सो ऑन कहाँ तक थी, 97 98 99 90
100, ठीक है। यहाँ पे 99 रख दिए, एक डिजिट रख दिया। अब 98 रखिए तो 98 या इससे छोटे वाले यहाँ पे नहीं आ सकते, बड़े वाले आएंगे। तो दो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो दो पॉसिबिलिटीज़ यानी कि 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं लेट करूँ ए की वैल्यू कितनी है 99 है, तो इसके लिए फिर आएगा, ये देखें यहाँ पे एक डिजिट आ गया। अब 99 से बड़ी वैल्यूज एक एक ही हैं, तो एक एक यानी कि 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं लेट करूँ ए की वैल्यू कितनी 100, ठीक है, तो 100 तो ये आ जाएगी इस तरह, ठीक है। 100 एक डिजिट रख दिया। अब 1 से लेकर 100 तक वैल्यूज़ जो हैं उसमें से कोई वैल्यू भी नहीं है जो कि 1 से लेकर 100 तक कोई वैल्यूज़ नहीं है जो कि 100 से बड़ी हो, ठीक है। तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ पे 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो इन सभी को प्लस कर दें जिस तरह हमने छोटी एग्जांपल में किया था, हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो प्लस क्या करना है, 0 स्क्वायर 1, ऊपर से नीचे प्लस कर लें या ऊपर नीचे से ऊपर कर लें, आंसर सेम आएगा। 0 का स्क्वायर 1 या नहीं लिखते, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस सो ऑन कहाँ तक जाएगा 97 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर प्लस 99 का स्क्वायर, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब इतने बड़े नंबर्स को हमने प्लस कैसे करना है, तो इसका एक फार्मूला होता है कि पहले यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। अगर हम इनको प्लस करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2n और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। फार्मूला नज़र आ रहा है आपको? हाँ जी, ये वाला फार्मूला होता है। तो यहाँ पे n की जगह पे हमारे पास 99 आ रहा है, 99 आ रहा है, तो वैल्यू पुट करें तो वैल्यू हमारे पास आएगी n कितना है 99 है, मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1, 99 प्लस 1 100 आ जाएगा, या आप इस तरह लिख लें 99 प्लस 1, और आगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई n, 2 मल्टीप्लाई बाई 99 और आगे प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 6 है। इन सभी को कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आएगा 328350। तो इतने हमारे पास नंबर ऑफ वेज हैं कि जिसमें ए छोटा रहेगा BC से और ABC की वैल्यूज़ इनमें से हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1। थ्योरी के सारे कंसेप्ट हमारे ख़त्म हो गए इस बुक के रिलेटेड। बुक्स और भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं। तो मैंने सम रूल के लिए और से किया था, लेकिन बच्चों ने कहा कि यही बुक लेकर चलनी है और मैं इसी बुक की चीज़ें समझाऊंगा इस वजह से, ठीक है। वगैरह वहाँ पे ये था कि अगर एक टास्क को एम तरीक़ों से कर सकते हैं, दूसरे टास्क को n तरीक़ों से कर सकते हैं, दोनों टास्क साइमल्टेनियसली एक वक्त में नहीं हो सकते। तो ये डिफरेंट तरह से बताई गई थी, फॉरेन बुक के हम डिफरेंट, लेकिन हमने डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब की बुक से ही सारी चीज़ें करने की कोशिश की। मैंने कुछ एग्जांपल्स अपने से करवाई हैं, तो वो एग्जांपल्स सादा और सिंपल इसलिए थी ताकि आपको कंसेप्ट की समझ आ जाए और आप बड़ी बड़ी एग्जांपल्स यानी कि जैसे ये और ये एग्जांपल समझ सकें, ठीक है। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।